नमस्कार। आज हम लोग पटना लॉ कॉलेज के प्रांगण में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ हैं मणिकांत मणि, ये हमारे सीनियर भी हैं। सीनियर के साथ साथ पटना विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। हमारे लॉ कॉलेज के अध्यक्ष हैं राजू कुमार, और हमारे साथ हैं लीगल एक्सपर्ट खान साहब। आज हम यूजीसी के नए रूल रेगुलेशन जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लाया गया है, इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए अलग अलग मुद्दे को लेकर इसमें बात करेंगे। जनरली एक सोशली और लीगली रूप से कैसे ये हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है, उस पर बात करने के लिए है। तो यूजीसी के नए इस एक्ट के बारे में आज हम बात करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले हम खान साहब से जानना चाहेंगे कि इस एक्ट को लीगली और पॉलिटिकली रूप से हमें विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों का अभिवादन और आपका धन्यवाद इस चर्चा को कराने के लिए और यहाँ एकत्रित करने के लिए। जैसा कि ये यूजीसी जो गाइडलाइन जो आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वजह ये लाया गया है, इसके लाने का कारण जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव है जो विश्वविद्यालय के अंदर जो है छात्रों के भीतर छात्रों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के जो पदाधिकारी हैं और जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनके जो जातिगत भेदभाव जो होता है उससे रोकने के लिए ये गाइडलाइन ये लाया गया है। इसके लाने के पीछे कारण जो है ये रोहित वेमुला जो बहुत चर्चित केस है जिसको आप लोग जानते होंगे, वो जातिगत भेदभाव के कारण ही उन्होंने सुसाइड किया था और उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट में पेयर दाखिल किया था और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये यूजीसी को गाइडलाइन बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था और उसी बेस पर ये गाइडलाइन जो 15 जनवरी 2026 को लागू हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि समय समय पे कोई ऐसे मुद्दे उठते हैं जो सुप्रीम कोर्ट अपने आप जब ग्रीवांसेस लेते हैं या उनके पास जब चीज़ें पहुँचती हैं, तो ये रोहित वेमुला के साथ साथ एक डॉक्टर के साथ भी, उनका नाम नहीं लेंगे, एक डॉक्टर के साथ भी सेम टाइप की कंडीशन हुआ जिसके जातीय उत्पीड़न के कारण वो सुसाइड कर लिया। जब ये दोनों का उत्पीड़न के मामला सामने आया तो उस पर गाइडलाइन जारी करते हैं जो कि प्रेसिडेंट के रूप में आगे, और लेजिस्लेचर के लिए जब आप गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है तो वो कंसर्न बॉडी उससे रिलेटेड एक्ट बनाती है। सेम प्रोविजन इसमें भी लाया गया। अब हमारे साथ मणिकांत मणि, पूर्व महासचिव पटना विश्वविद्यालय, से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या अभी के समय में उत्पन्न हुआ या सोसाइटी में ऐसा रेट हुआ जिसके कारण ये एक्ट लाना पड़ा? सबसे पहले इस जुर्म मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को अभिनंदन। जरूरी क्यों हुआ कि जिसके लागू करने का तकरीबन 5 साल में 100 विद्यार्थी उच्च शिक्षक संस्थान में आत्महत्या किया जातीय विषमता का, इसलिए जरूरी पड़ा और देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, देश महान कैसे विकसित भारत कैसे होगा। और हम सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो युवाओं का, जो देश का भविष्य है उनका दर्द को समझे और देश कैसे मजबूत होगा, विकसित भारत कैसे बनेगा, इस चीज़ को समझा ये चीज़ यूजीसी के इस नए एक्ट को और लीगली रूप से हम समझने के लिए आगे खान साहब के पास आते हैं कि जब 2012 में ये रूल पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो अभी के समय में कि दो मुद्दा और 2 केसेस ऐसे आए हैं, रोहित वेमुला और एक डॉक्टर महिला की, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की एडवाइसेस दी जिसके बाद यूजीसी ने किया। तो ये दोनों रेगुलेशन जो 2012 में थी और 2026 में, ये दोनों रेगुलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या चेंजेज आए हैं? सबसे पहले तो चेंजेस जो आए वो तो वीडियो चर्चा करेंगे ही, और उससे पहले एक बात जो है जो अभी उन्होंने हमारे एक साथी ने जो कहा कि ये 100 के करीब जो है स्टूडेंट का आत्महत्या की दर विगत 2 साल में होगा, तो डेटा है कि 2020 से 25 118% इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसको लाने का। और जो हम पहले कहा कि वो 118% जो है वो सिर्फ SC/ST का, हाँ वो कम्युनिटी जो है SC/SC उसमें अभी OBC ऐड में है और उसको भी बता दें तो ये जो है एक तो ये कारण रहा है इसे लाने का, और दूसरा जो है 2012 और 2026 जो आपने बोला फर्क जो है, और एक फर्क जो है पॉजिटिव फर्क और एक नेगेटिव फर्क, जिससे एक समाज चिंतित हो रहा है, एक समाज को परफॉर्मेंस। तो ये जो चीज़ जो है तो 2012 में होती है तो उसमें जैसे कोई अगर SC/SC कम्युनिटी के कोई लोग हैं जिनको जो है मैंने किसी सवर्ण के द्वारा जो पढ़ा था कि जातिगत भेदभाव का शिकार किया जा रहा है, तो वो जब कंप्लेन करते थे तो उस कंप्लेन पर एक्शन होता था, लेकिन अगर वो एलिगेशन फॉल्स थे तो उनको भी लायबल मतलब किया जाता था, उनको भी पनिशमेंट देने का प्रावधान उसमें था जो उसके लिए उचित 3C उसके अंदर जो गाइडलाइन 3C था उसका कारण था, तो उसमें ये था। बट ये चीज़ इसमें नहीं है, एक तो ये हो गया। और
और उस समय ओबीसी कम्युनिटी जो उसके अंडर में आती है, और इस बार ओबीसी कम्युनिटी है। तो जो हमारा जो सवर्ण समाज है उनका जो चिंता का जो बेसिक कारण है वो यही कारण है कि एक तो हमें जो है मतलब ये ओबीसी के तहत जो हमारे अगर फॉल्स एलिगेशन लगता है तो उसमें उनको पनिशमेंट का रूप होना है। और दूसरा जो ओबीसी कम्युनिटी में जो है उस पर कि अब सिर्फ और सिर्फ एक सवर्ण 4 जातियों के बच गए और बाकी सबको एग्री पर्सन में डाल देते हैं और सिर्फ 4 जातियों के एक्यूज पर्सन के तौर पर उन्हें ट्रीट करने का, जबकि ये भ्रांति है जो कि मतलब पोलिटिकल के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन करेगा उसको ही तो सजा मिलेगा। और एक और बात, इसको जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है देश के अंदर जो प्रोपेगेंडा मशीन जो उसमें लगा कि पूरे देश में लागू होता है, जबकि ये सत्य से बहुत दूर है। और सिर्फ ये जो है यूनिवर्सिटी जो होती है जो हमारे देश में करीब 45 के करीब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और करीब 700 के करीब जो है राज्य विश्वविद्यालय है, उसके प्रीमाइसेस के अंदर अगर इस तरह का भेदभाव होता है तो ये लागू होता है, न कि प्रीमाइस के बाहर। उसके लिए तो अलग एक्ट है हमारे पास, बीएनएस है, आईपीसी है, जनरल जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग होता है। और दूसरी बात ये जो एक और जो आपने जो पहले कहा था कि गाइडलाइन के जो आता है उसमें गाइडलाइन का लेकर हम कहेंगे कि जैसे विशाखा गाइडलाइन बहुत चर्चित गाइडलाइन जो महिलाओं से जो हैरेसमेंट जो फेस करना पड़ता है तो उसमें धौनी देने का केस होता है, उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का है जिसमें कानून बना और उसको महिलाएं बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रही है। तो ये भी एक कारण होता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से असर होता है, उससे पॉजिटिव समाज में होता है। बाकी आगे भी जुडिशरी जब भी किसी तरह की गाइडलाइन देती है और देखिएगा अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी करते हैं। जैसे अभी गौरी देवी की बात कर रहे थे खान साहब कि महिलाओं के लिए एक लंबे समय तक उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही थी उनको दूर करने का काम किया। आप जो लीगल स्टूडेंट जो कि वो अरनेश कुमार का भी केस पढ़ते होंगे जिसमें बताया गया कि पुलिस कैसे कैसे क्या प्रोसीजर अपनाएगी अरेस्ट करते समय। तो ये जो गाइडलाइंस होते हैं ये समाज में हमेशा हित ही पहुँचाता है। ये बात इनका कहना था। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अपने लॉ कॉलेज के अध्यक्ष राजू कुमार से पूछना चाहेंगे कि इस नए रेगुलेशन में 2026 में जो अभी हमको खान साहब चर्चा में बता रहे थे कि ओबीसी को इंक्लूड किया गया है, लेकिन जब आप सच्चाई देखते हैं, आप भी एक लॉ स्टूडेंट हैं, हमारे सीनियर भी हैं, तो SC/ST एक्ट है वो इससे अलग कैसे है? मतलब SC/ST एक्ट में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के लोगों को लगता है, तो फिर ओबीसी इतना प्रताड़ित कब से हो गया जो यूजीसी में इसको ऐड कर दिया गया? इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुमन बाबू, सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और देखिए जिस तरह से यूजीसी एक्ट अभी लाया गया है, ये SC/ST एक्ट और यूजीसी एक्ट अगर दोनों को आप देखेंगे तो दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। यूजीसी एक्ट जो है सो सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए किसी भी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए लागू होगा, ना कि क्षेत्र में या फिर कहीं भी कोई भी संस्थान पे लागू होना है। इस चीज को लोग जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, इंटरप्रेट जो कर रहे हैं वो गलत तरीके का है। इस भ्रम में हम लोगों को नहीं रहना, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं एज ए लॉ कॉलेज काउंसलर अध्यक्ष के रूप में कोशिश करते हैं कि हमारे कॉलेज के कैंपस के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव शिक्षा किसी के साथ। अच्छा, एक बात इसी देखने को मिलता है कि ओबीसी कास्ट को जैसे कि इंक्लूड किया, उसका मूल कारण ये देखने को मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ओबीसी समाज के जितना भी लोग जो PhD करता है या फिर MPhil करता है या फिर इस तरह का जो सब्जेक्ट हायर एजुकेशन में करता है, तो उसके साथ फिर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। आपके कॉलेज में इस तरह को देखने को मिलता है क्या? देखिए हमारे कॉलेज में तो इस तरह का नहीं देखने को मिलता है, इसलिए कि हम लोगों ने भी और लॉ कॉलेज के सभी लोगों का ये प्रयास रहा है हमेशा से कि यहाँ लॉ कॉलेज कैंपस में भेदभाव किसी भी तरह का ये चीज़ ना। तो हम लोगों ने भी प्रयास किया है, तो इस वजह से यहाँ देखने को नहीं मिला है। लेकिन और भी जगह कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ होते हैं। तो इस चीज़ पे जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहना चाहूँगा कि जैसे ओबीसी समाज के बच्चे अगर कहीं PhD करना चाह रहे हैं तो फिर अपने ओबीसी समाज के प्रोफेसर को और सीनियर को वो खोजते हैं, ढूंढते हैं, फिर भी उनको नहीं मिल पाता है।
और जो मिलते हैं, मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर अगर उनके अंदर में अगर किसी को पीएचडी करना है, तो फिर वो जिस कास्ट के हैं, जिस जाति से आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी देखा है कि कहीं ना कहीं वो बेस्ट करते हैं और बेस्ट। तो फिर हम लोगों को ये लगा कि नहीं, ये जो यूजीसी जो एक्ट है वो जब विश्वविद्यालयों के लिए जब लागू किया जा रहा है तो ये बहुत बेहतर साबित हुआ। थैंक यू सुमन बाबू। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लॉ कॉलेज के एक कॉलेज अध्यक्ष से बात कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि ये पूर्व महासचिव मेहरा भैया और अभी राज्य लेवल पे आप स्टेट लेवल पे काम करते हैं, आप समाज में जाते हैं, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? कम समय में आप नेता हैं, थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं जब बोलने लगते हैं? मैं हमेशा से कम समझ में ये बड़ा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन समय का बहुत पाबंद है, चीज़ों को समझते हैं। अब क्यों जरूरी था? 1956 में ये बिल लागू हुआ। 1956 में जो काम अभी हुआ है 2026 में, काम उसी वक्त होना चाहिए। अच्छा, अब विश्वविद्यालय में छात्रों का विषय है ही नहीं, परेशान कौन करता है? छात्र को छात्र परेशान नहीं करता है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर करता है। प्रोफेसर कौन है? उनका जो लक्षण है, हम द्रोणाचार्य बन के उंगली काट लिया गया, इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और किन्हीं किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। 5 साल में बताया ना, 5 साल के 6 प्रतिभावान छात्र जो है आत्महत्या किया विश्वविद्यालय में। गरीब युवा के बाल बच्चा है, पढ़ने जाता कहाँ है? 10th करते करते हवा निकल जाता है। यही बिहार में सर्वे हुआ, 6% विद्यार्थी जो है तमाम जाति मिला के 6% जातियाँ जो है ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर पाया। 6% ये डाटा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार सरकार का डाटा है। सोचिए देश की क्या स्थिति होगी। देश का जो स्थिति है, कितने लोग पढ़ाई कर जाता है और जब तक जगह पर नहीं पहुँचते। ये बहुत ही सराहनीय कदम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और इससे किसी घबराने की जरूरत नहीं है। आरक्षण दिया गया, बड़ा आरक्षण का विरोध हुआ, लेकिन आरक्षण का आधार है, क्या आधार है? जातीय विषमता को दूर करना। आर्थिक आधार नहीं, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। वो सोशल इसलिए दिया गया, जिनको परेशानी हो रहा था उनको दिया गया आरक्षण, जिसका आधार आर्थिक नहीं है, फिर भी दिया गया। और इस पे जो कानून आया है, इस पे विरोध करना क्या जरूरी है? अरे आप जब गलत नहीं कीजिएगा तो जबरदस्ती क्यों फंसा देगा? फंसा सकता है कोई नहीं फंसा सकता। लेकिन आपका जो मानसिकता है, अभी मोदी जी को गाली देना शुरू कर दी, मैंने आपके हित का काम करे बड़ा अच्छा है मोदी जी, नहीं करे बड़ा खराब हो गया। और सरकार किसी एक जात का नहीं होता है। सरकार को जो वोट दे वो भी उसका है, और जो ना दे वो भी उसका है। जैसे बात होता है, बाल बच्चे सब बराबर समझते हो। ये नहीं कि सरकार जो फॉरवर्ड हो गया, नहीं बैकवर्ड नहीं, सब ये सरकार सर्व समाज सरकार सबका ध्यान रखा है। अब बताइए, अभी 3 तलाक किसका मुद्दा था? बोलता है हिंदू का सरकार, हिंदू का सरकार, तो कैसे सही जाएगा? तो विषय लंबा किया जाएगा, लेकिन इसके लिए इस विश्वविद्यालय की तरफ से पुरजोर समर्थन है और बहुत हम लोग मजबूती के साथ इस फैसले के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ है, देश के साथ है। और विकसित भारत बनाना है तो भारत को भविष्य को मजबूत करना ही पड़ेगा, और इसके लिए कदम जो उठाया गया है बड़ा ही सराहनीय है। दुनिया के देश अमेरिका, रूस, इजराइल हम लोग पढ़ते क्योंकि अपने युवा पर ध्यान देते हैं, तब वो आगे बढ़े, और इस सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है। आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ हैं हमारे मित्र, कैमरा के पीछे हमेशा रहते हैं मेरे साथ, लेकिन आज लगा कि इनकी भी बात रखने की ज़रूरत है। अभी हम देख रहे हैं सुधांशु कि जैसे ही मोदी जी को अभी यूजीसी बिल लाने से पहले हिंदू हृदय सम्राट करके मोदी जी को संबोधित किया जाता था। आप भी उसी कास्ट से आते हैं। अब जब ओबीसी का लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है या फिर जो इस तरह का रिजर्वेशन है, वो इसीलिए दिया जाता है कि आने वाला समय में जब पॉलिसी मेकिंग हो तो उस जाति का भी ख्याल रखा जाए। मोदी जी ओबीसी से समाज से आते थे, इस बिल में ओबीसी को इंक्लूड किया गया, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने इस बिल में ओबीसी को इंक्लूड किया तो जितने भी सोशल मीडिया के ब्लू टिक धारी हैं और जो हिंदू हृदय सम्राट, जो ऐसा सो कॉल्ड लोग हैं, जो कह सकते हैं कि ज़्यादातर इसमें स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, वो डायरेक्ट तौर पे मोदी जी के अब जाति आइडेंटिफिकेशन करके उनको गाली दे रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखते हैं इसलिए कि मोदी जी जब 10% का आरक्षण बिल लाए थे जनरल वाले के लिए, तो उस समय मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट बोलकर संबोधित किया गया था। पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसा स्प्रेड करते थे। जब आज ओबीसी को और निचले एसटी/एससी को जब बढ़ावा दे रहे हैं तो उन्हें तेलिया कहते हैं, बनिया कहते हैं, और जो भी डेरोगेटरी वर्ड से नोट कर रहे हैं,
तो इसमें जो 85% है आबादी और स्टूडेंट, उसको बढ़ावा देने के लिए जब उन्होंने स्टैंड लिया और उनको प्रोग्रेस में एक देख रहे हैं, तब उनको डेरोगेटरी वर्ड से संबोधित करते हैं। और फिर ये सब गलत है, सब गलत मानसिकता वाले लोग हैं। 10% लोग कितने दिन सारे इंडिया को सरवाइव कराएंगे? जब कांग्रेस थी तब भी 10% लोग अपर हायर एजुकेशन और हायर पोस्ट पे रहते थे, तो 10% 85% लोगों को दबाया करते थे। तो अब मुझे लगता है कि ये सब बोलकर मोदी जी को नीचा दिखाएंगे और हमारा देश जो विकास की ओर बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब पिछड़े वर्ग और ओबीसी को बढ़ावा देंगे, तभी यूथ हमारा आगे एक स्टैंड लेगा और फिर अपना इंडिया को प्रोग्रेस की ओर दिखाएगा। क्योंकि जैसे ये भी हो जाता है ना कि जैसे किसी भी सोसाइटी में अगर 100 लोग हैं, तो जहाँ 80 लोग विकास करेंगे तब बट ऑब्वियस है कि पूरा समाज विकास करेगा। और मेरा पर्सनल मानना है कि इसमें भी ना, जैसे स्वर्ण समाज के जो लोग समझते हैं, जिनको सही चीज़ का समझ है, वो सही चीज़ों को लेके, जैसे कि अभी हम लोग पिछले डिस्कशन में देखें कि 3C का जो ऐड हुआ, 3C का ऐड हटाया गया जो 2012 से 2012 था, 2026 में नहीं है, कि अगर कोई आदमी गलत कंप्लेंट करता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होना चाहिए। तो इस पे बात नहीं हो कि लोग जाति पे बात करने लगते हैं, ये गलत बात है। हम ये यूजीसी एक लंबा विरोधाभास का चीज़ समाज के बीच में बैठ गया है। एज ए यंग, एज ए यूथ, एज ए लॉ स्टूडेंट हम एक वीडियो अभी बनाए हैं और हम एक जैसे इसमें ज़्यादातर हम पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करने के प्राप्त हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे प्रो यूजीसी हो गया और यूजीसी के अगेंस्ट में नेक्स्ट वीडियो हम जरूर अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद देहाती वकील चैनल को।